So we have sir with us, and I'll ask him some questions which are basically asked by our certificants and people who are pursuing our course. तो ये क्वेश्चंस वो हमसे बार बार पूछते हैं. वो पूछते हैं एक फिनेंस करियर में जर्नी कैसी है. तो आपकी जर्नी फिनेंस में कैसी रही है? ओके तो मैंने मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल एमयू से किया था. उसके बाद मैं दिल्ली गया. दिल्ली में मैं शेर खान में एक स्टॉक ब्रोकिंग में डीलर था. ओके. लेकिन मुझे म्यूचुअल फंड्स हमेशा से अच्छा लगता था. मैंने एमफी का सर्टिफिकेट अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही कंप्लीट कर लिया था और मुझे जॉब मिला एक एएमसी में और मुझे दिल्ली छोड़ के कानपुर जाना पड़ा. राइट. मैंने आईसीसी पोटेंशियल में 2 साल काम किया और 2010 से मैं मेरे एसेट के साथ एसोसिएटेड हूँ. तो मेरे एसेट स्टार्ट हुआ था 2008 में. 2010 में मैंने ज्वाइन किया. 4 साल मैंने कानपुर में ही 2014 तक काम किया मेरे एसेट में. और उसके बाद मैंने अपने बॉसेस को बोला कि मुझे अभी मुंबई आना है. तो 2014 में मैं रीजन हेड कर रहा था पूरा. और उसके बाद जब मुंबई आने की बात मैंने रखी तो मुझे बोला गया कि भाई ये शहर बड़ा है और आपके यूपी की तरह बहुत सारे रीजन्स बॉम्बे में आ जाएंगे तो आप यहाँ तो रीजनल हेड बन के नहीं आ सकते. तो यू हैव टू स्टेप बैक एंड बिकम एन आरएम इन मुंबई. तो मैं राज़ी हो गया और मैं मुंबई आके वापस से आरएम बन गया. ऑल्दो आई वाज अ परफॉर्मिंग रीजनल हेड इन कानपुर. उसके बाद 2014 से मैं जब आरएम बन के मैंने 3-4 साल काम किया. उस टाइम वो टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा था, मेरे एसेट के लिए बहुत अच्छा था. 2017 एंड में मुझे बोला गया कि नाउ यू आर रेडी टू टेक द पोजीशन ऑफ अ रीजनल हेड. तो आई बिकेम अ रीजनल हेड इन 2018 जनवरी. फिर वो टाइम हमारे लिए पीक था. हमारे लिए मुंबई में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ और जो रिक्वायरमेंट्स जो टारगेट्स मैंडेट्स मुझे मिले थे और मैंने पूरे किए. और लास्ट ईयर 2022 में मुझे बोला गया कि नाउ यू शुड टेक द पोजीशन ऑफ द नेशनल हेड एंड टेक केयर ऑफ एमएफडीज ऑल इंडिया. तो पिछले 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ. तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू बिकम अ रीजनल हेड एंड देन एक्सेप्ट बीइंग अ आरएम. और ये इससे आपने क्या सीखा लाइफ? पहली चीज़ ये कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ज़्यादा बड़े होते हैं. लेकिन चूंकि मैंने ये अपने आप ये प्रपोजल रखा था तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में. और उसके लिए आप इफ़ यू वांट टू टेक अ बिग लीप यू हैव टू स्टेप बैक आल्सो समटाइम्स. राइट. तो वो मेरे दिमाग में था. इसीलिए मैंने 2 स्टेप पीछे जाके और दोबारा से जर्नी स्टार्ट किया. ये मार्केट बिल्कुल अलग है. मुंबई ट्रैवलिंग आसान नहीं है और वो इनिशियल प्रॉब्लम्स थे. बट मैं ये भी सोचता था कि एज के जिस पड़ाव पे मैं हूँ वहाँ पे मैं जितनी मेहनत ज़रूरी है मैं कर सकता हूँ अभी. और वहाँ पे मैंने अपने लिए ज़िंदगी आसान कर ली थी कानपुर में. और वो जिस तरीके से चल रहा था तो मुझे लगा कि मैं कॉम्प्लेसेंट हो जाऊँगा. चीज़ें बड़ी आसानी से हो रही हैं. इसलिए मैंने वो चैलेंज लिया और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्टेप मेरी लाइफ में गेम चेंजर वही था. ओके. तो हम सबकी एक पैसे को लेके शिक्षा होती है जो बचपन में हमें दी जाती है. राइट. तो हम कुछ मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से. आपकी सबसे बड़ी मनी मैनेजमेंट की लर्निंग क्या थी जब आप बच्चे थे? देखिए बच्चे पहले का टाइम अलग था. आपको जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही पैसा आपको मिलता था. तो बचपन में मैंने ये सीख अपनी नानी से अपनी दादी से ली कि वो किस तरीके से जो है वो पैसा बचाते हैं. कि घर में अगर लाइट जल रही है तो वो बंद कर दीजिए, बिल ज़्यादा आ जाएगा. टैप में पानी निकल रहा है तो बंद कर दीजिए. साबुन अगर पतला हो गया है तो आप उसे निकाल के चिपका दीजिए दूसरे नए वाले साबुन. तो ये भी जो है वो सेविंग्स की सीख होती है. राइट. और पहली बड़ी चीज़ ये हुई, मैंने हमेशा अपनी मदर से भी ये चीज़ सीखी. जब मैंने पहला जॉब अपना स्टार्ट किया तो अपने खर्चे के अलावा कुछ पैसा मैं मम्मी को देता रहता था. और दिल्ली में था तो वहाँ पे तो पब्लिक कन्वेंस अच्छा खासा है तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी. बट मैं जब कानपुर गया तो मुझे बाइक की ज़रूरत पड़ी. तो मैंने बाइक देखने के बाद मैंने लोन के लिए भी अप्लाई किया क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा अपने पास नहीं था. तो पापा को बोला
पापा मेरा बैंक अकाउंट वहाँ पे है, आप एक बार लोन की बात कर लीजिए, 50,000 की ज़रूरत है। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा है कि लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो मुझे पैसा दिया है ना इतने दिन, वो सारा वैसे ही रखा हुआ है और वो लगभग 50,000 है, आप अरे ले वाह। जाओ और आप जाके अपना बाइक ले लो। तो सेविंग्स का सीख जो है वो घर में डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आपको अपने मम्मी से, अपने नानी दादी, क्योंकि लेडीज़ को वो चीज़ अच्छे से आती है। राइट। और दूसरा लेसन, जब मैं चूँकि डीलर था तो मैं मार्केट के बारे में बड़ी कॉल दिया करता था। अपने जब ये स्टार्ट किया मैंने एमसी में जब आया तो भी मैं उस चीज़ को थोड़ा कोशिश करता था कि इससे मुझे फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन बॉम्बे में आया तो मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। वहाँ पे तो मैं मार्केट में कन्विक्शन दिखा के आप पैसा लगा लेते, लेकिन यहाँ पे मुझे पता लगा कि बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने एक ऑफिस में, मैं किसी एमएफडी के ऑफिस में घुसा, जब गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पर लिखा था कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर कंपाउंडिंग 15% से होती है तो 1 रुपी कैन बिकम 64 इन 30 ईयर्स। मुझे अपने करियर को 6-7 साल हो चुके थे और मैंने अपना जब स्टेटमेंट देखा तो उसमें उस हिसाब से पैसा नहीं था, राइट, जितना होना चाहिए, जितना पीरियड मैंने निकाल दिया इस मार्केट में। तो मैंने कहा कि टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या है कि आप जब जिस एज के उस पड़ाव पे जितना भी सेविंग्स होता है बड़ी आसानी से आप पैसा निकाल सकते हो। आप वीकेंड्स पे मॉल्स में जाते हो, बहुत सारी विंडो शॉपिंग आपने की, उसके बाद आपको कुछ अच्छा लग गया तो आपने क्रेडिट कार्ड से ख़रीद लिया, उसके बाद म्यूचुअल फंड से रिडीम करके वो आप पे कर रहे हो। लेकिन जब वो मैसेज मेरे सामने आया तो मैंने ये सोचा कि यार सबसे बड़ी गलती मैं यही कर रहा हूँ, मुझे टाइम देना चाहिए और ये कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरे पास अभी टाइम है, एज है, और मुझे ये कंपाउंडिंग तभी मिल सकती है जब मैं रिडम्पशंस ना करूँ। तो वो सीख थी। उसके बाद से मुझे लगता है कि मैक्सिमम कॉर्पस जो मैंने अपने लिए क्रिएट किया तो वो एक पोस्टर के बाद, तो मैसेजिंग जो जिस तरीके से, जितनी सिंपलिसिटी के साथ एमएफडीज कम्युनिकेट करते हैं ना, मुझे लगता है कि उससे भी मुझे पर्सनली बहुत सीख मिली है। तो सर, एक आदमी को, एक बच्चा आज की डेट में फाइनेंस इंडस्ट्री में आना चाहता है, म्यूचुअल इंडस्ट्री में आना चाहता है, एएमसी में जाना चाहता है, उसको कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए और एंटर करने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि यू शुड हैव आर्ट ऑफ लिसनिंग। सबसे पहले तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सीखते आप सबसे ज़्यादा सुनने से हो। उसके बाद एम्पैथी, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो, आप अगर किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो आपको उसकी जगह जाके उसके हिसाब से समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। आप अगर एक एमसी के बंदे भी हो तो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा, राइट। एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। फिर लगातार वैल्यू एडिशन करना, सीखना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप अगर एक वेल्थ मैनेजर हो तो मुझे लगता है एमएफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भूख, एक हंगर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिज़नेस जो है ना वो बड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, और हमारा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जब हम ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं ना, हम ढीले पड़ जाते हैं, राइट। तो अगर आप एमएफडी के बिज़नेस में हो तो डेफिनेटली सारी क्वालिटीज़ यही हैं, लेकिन थोड़ा हंगर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो स्लाइड में अभी बात दिखाया है कि बहुत लिमिटेड लोग हैं जो, राइट, 100 करोड़ से ऊपर है, राइट। इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। आपसे जो रेस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है आपके क्लाइंट का, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का, वो आप में होना ज़रूरी है। प्रॉम्प्टनेस, हम लोग तो 24/7 अवेलेबल रहते हैं अपने एमएफडीज़ के लिए, राइट। तो बेसिक क्वालिटीज़ हैं बेसिकली जो होना चाहिए, राइट। हमारे पे एक कोर्स है चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, तो ऐसे कोर्सेज का इसका सर्टिफिकेशन ऑन वेल्थ मैनेजमेंट, होलिस्टिक वेल्थ मैनेजमेंट, ऐसे सर्टिफिकेशंस की क्या वैल्यू है उन लोगों के लिए जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से क्लाइंट्स सीख रहे हैं, है ना, उनका अपना पैसा है,
तो वो लोग हर एक इन्फॉर्मेशन उन्हें अवेलेबल है, राइट। तो इसलिए आपको भी उतना तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर हम लोग हमेशा बात करते हैं, अगर आप एक एडवाइज़र हैं, हम लोग एडवाइज़र अल्फ़ा की बात करते हैं। रिटर्न तो मार्केट दे देगा, स्कीम दे देगा, राइट। आप वैल्यू ऐड कैसे करोगे? राइट। आप वैल्यू ऐड या तो आप स्कीम सिलेक्शन अच्छा करके देते हो, या क्लाइंट को एक डिसिप्लिन और पेशेंस समझा के या उसके इन्वेस्टर के बिहेवियर को मैनेज करके आप अल्फ़ा क्रिएट कर सकते हो। बट अभी मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। वो डेफिनेटली ये चीज़ बोलते हैं कि मुझे रिटर्न इंडेक्स से के कंपैरिजन में आपकी एडवाइस की वजह से ज़्यादा कितना मिल रहा है। तो बड़े क्लाइंट्स को जब आप डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको अपग्रेड करके उससे तो ऊपर जाना पड़ेगा। मैं भी ये देखता हूँ कि मैं जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं अपने मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल के टाइम पे, वो आज तक मेरे काम आती हैं। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं, तो अपग्रेडेशन तो बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ा बहुत जानता हूँ CWM के बारे में, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि लोगों को करना चाहिए। CWM सही है। CWM सही है।